बीते दिनों एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत जी ने हमसे संपर्क किया था और उन्होंने ये कहा था कि अब एमएमसी जोन के कैडर्स भी मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से उन्हें कुछ आश्वासन मिले और अब अनंत अपने साथियों के साथ दादा कितने साथी आ रहे हैं आपके साथ? अभी हाँ हाँ 11 है अभी फिलहाल। तो अनंत दादा अपने 11 साथियों के साथ हमने 2 साथियों को जी कुल 4 साथियों को हमारे बाकी जो एमएमसी के साथी है जी उनसे संपर्क साधने के लिए भेजा था। जी हम उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जी से उनसे कोई समाचार आएगा तो वो साथियों को फिर साथ में लेकर हम एक प्रक्रिया करते हुए जी फिर एक साथ ही इकट्ठा आएंगे। जी लेकिन फिर काफ़ी जल्दबाजी दिखाई। मतलब सरकार ने थोड़ा सबूरी से काम लेना था। सब्र से काम लेती जी। तो शायद प्रक्रिया और बेहतर होती। मतलब आपके और साथी भी बाहर आ पाते, मुख्यधारा में शामिल हो पाते। जी। आपकी सेहत नासाज है हाँ कुछ? थोड़ी सी नासाज है। जी तो वही खांसी। जी। हाँ क्योंकि ये बातचीत का दौर चल रहा था, आपने पहले ऑडियो जारी किया, फिर आपने पत्र लिखा, हमसे भी आपकी 2 बार बातचीत हुई। इस दौरान क्या जो बाकी साथी जंगलों में थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की आपने, और वो कहाँ तक पहुँचा? जी हमने भेजा है 4 लोगों को जी और कुछ दिनों से भेजा है। जी लेकिन अभी तक उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। जी तो साथी फिर लौटने वाले थे वापस। लेकिन उनको उनके लौटने का थोड़ा इंतज़ार था हमें। लेकिन फिर जिस तरह से ये घटनाक्रम हुए तो उसमें हम थोड़ा और विलम्ब से आना चाहते थे और सभी साथियों को कन्विंस करते हुए चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाते हुए। क्या है कि ऐसे टूट फूट कर आना, टुकड़ों टुकड़ों में आना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। तो अभी भी मैं मेरे साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल यहाँ तुरंत ही पुनः मार्ग की ओर नहीं आया हूँ। मैं तीनों सरकारों से एक अवधि लेने के लिए आया हूँ, अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि जब तक हमारे साथियों से, क्योंकि एक लंबा समय है उनसे संपर्क होने में, तो इसलिए एक वक्त लगेगा। आसानी से हमारे साथी यहाँ वहाँ नहीं मिलते। आप ढूंढने चले जाओ तो कहीं मिल जाएंगे, कहीं बस स्टैंड पे मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। जंगलों में रहते हैं, जगह जगह अलग अलग जगह रहती है, तो एक एक जगह नहीं रहते और आज की परिस्थिति में इकट्ठा एक जगह मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको समेटने में, उनसे संपर्क स्थापित करने में वक्त लगता है। अब वो कह रहे थे कि 10-15 दिन काफ़ी है, तो 10-15 दिन शहर के लिए काफ़ी है, जंगलों के लिए ना काफ़ी है। क्योंकि जंगल बिहड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, घने होते हैं। अब आप देखिए हमें आने में ही यहाँ पे जब हमने 12 बजे का समय तय किया, लेकिन पहुँचते पहुँचते 4 साढ़े 4 के करीब हो गए। हाँ, 12 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ और लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि आसपास कहीं मिल जाएं, फिर जंगल के हिस्से में आप मिले हैं। अच्छा। फिर हमारा जोन जो है फिर यहाँ से लेकर वो मंडला बालाघाट पूरा है। तो वहाँ तक हमें संपर्क स्थापित करने के लिए फिर सोचे हमें हमारे साथियों को कितना वक्त लगेगा। जाना भी तो पैदल है, जंगलों से तो कोई मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, तो पैदल ही जाना है। फिर एक जगह तो नहीं है, आपको दसियों जगह दर्जनों जगह ढूंढना पड़ेगा, कई गाँवों को संपर्क करना पड़ेगा। ये गाँव में आए हैं क्या, वो गाँव में आए हैं क्या। और स्थिति ऐसी है कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि कोई कोई व्यक्ति जाकर अगर दल के बारे में पूछता है तो भी दादा लोग गुप्तता से बताते नहीं आए हैं अगर उनसे संपर्क भी हुआ। क्योंकि क्या कब कोई घटना ऐसी अप्रिय घटना घट जाएगी कह नहीं सकते। इसलिए एक डर का माहौल है, एक दहशत का माहौल है पूरी जनता में। इसलिए जनता भी, मतलब हम में से कोई जाएगा भी तो ये कहीं सरेंडर होकर तो नहीं आया, ये दुश्मन का आदमी बनकर तो नहीं आया। इसलिए वो पता भी नहीं बताते दल का कहाँ है, कौन व्यक्ति कहाँ है। तो इस तरह से हमारे साथी बिखरे पड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा समेटने के लिए हमें वक्त चाहिए था और उस वक्त की दरकार थी हमें, तो उसके लिए हमने वक्त मांगा था। लेकिन जब आपका पहली बार ऑडियो आया, जब आपने हमसे पहली बार बात की और जब वो हमने दर्शकों के सामने, जनता के सामने पेश किया, सरकार के सामने पेश किया, तो कुछ दर्शकों ने मुझसे ये कहा कि आपकी आवाज़ सुन के कि ये व्यक्ति संगठन के नहीं हो सकते, ये तो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति लग रहे हैं, और इनकी बातचीत से लगता है, इनकी शब्द शैली से लगता है कि ये बहुत मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो थोड़ा अपने बारे में अगर आप बता पाएँ आनंद दादा कि आपका नाम विकास नागपुरे भी है, आप विकास नागपुरे के नाम से भी जानते हैं, असल नाम आपका क्या है, आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है। अभी तुरंत परिचय दे दें। आप परिचय दे सकते हैं, आपका परिचय जो है सब अब जानना तो चाहते ही हैं आपके बारे में कि आप हैं कौन। हाँ, मेरा नाम तो, असल नाम तो ये विकास नागपुर है। विकास तो यहाँ गुरिल्ला जोन में आने के बाद संगठन का नाम। संगठन का नाम। वैसे मेरा पार्टी नाम नवजोत है। जब मैंने पहली बार पार्टी सदस्यता ग्रहण की तो नवजोत रखा गया था पार्टी नाम।
मैंने ही अपनी पसंद से। और मेरा घर का नाम जो है वो विनोद रामास्वामी है। विनोद रामास्वामी, आप आंध्र प्रदेश से आते हैं आप जी, लेकिन हालांकि ये सभी को ये लगभग लगता था कि आप महाराष्ट्र के ही किसी इलाके से जो है वो आप बिलोंग लोगों को करते हैं। गलत फहमी है जी जी क्योंकि मैं मराठी भी अच्छा बोल लेता हूँ, जी फिर हिंदी भी अच्छा बोल लेता हूँ। तो एक बार मैं इसी गांव में गया था, बोईरटोला गांव में। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप बिहार से हो। तो मैंने कहा हो सकता हूँ, मैं बिहार से भी हूँ। तो क्योंकि अपना व्यक्तिगत परिचय तो हम गाँव में देते नहीं खुलकर, तो इसलिए तो वो मेरे कब आप संगठन में आप शामिल हुए थे, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, अभी आपका क्या जिम्मेदारी थी आपके पास? अभी मैं डीके एजेंसी अपना डीके एजेंसी एमएमसी एजेंसी मेंबर हूँ। और प्रवक्ता के तौर पर बीच बीच में बयान देते रहता हूँ मीडिया को, अनंत के नाम से। के नाम और से। वही नाम आपका बहुत ज़्यादा जो है चर्चित है जी, जिसकी आवाज़ लगातार हम सुनते आ रहे थे इतने दिनों से। आप कैसे, आप संगठन में कितने साल पहले आए, कब आप संगठन में आए और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं मैं 14.5 की उम्र में, मतलब 14.5 years old जब मैं था, जब मैंने 10वीं पास की, उसी वक्त मैं संगठन से जुड़ा। आंध्र प्रदेश से? नहीं, एक्चुअली मेरा परिवार ही इस पार्टी से जुड़ा था। अच्छा। तो मेरा पूरा परिवार ही भूमिगत था एक समय में। अच्छा। तो उस परिवार के साथ ही मैं पार्टी की शिक्षा दीक्षा लेते रहा। तो उस परिवार ने बहुत समर्पण से काम किया। लेकिन फिर बाद में, तभी मुझे करीब करीब 26 साल हुए हैं, अपने परिवार से मैं मिल नहीं पाया हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके, कहाँ रहते हैं वो लोग? जी, अभी मुझे पता नहीं है कौन कौन रहते हैं। वो अभी भूमिगत हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी जी भूमिगत नहीं है, अभी वो अपने परिवार में रहते हैं। जी लेकिन इकट्ठा कितने रहते हैं, मतलब मेरा कोई संपर्क नहीं है उनसे जी अभी तक भी, बस ये जी। है। तो मतलब बीते 25-26 सालों से आप परिवार से दूर हैं, लेकिन आपने कहा वो भी भूमिगत थे, तो वो वापिस मुख्यधारा में शामिल हो गए? हाँ, सन 2001 में वो लोग मुख्यधारा में शामिल हुए। किस कैडर में थे, किस इलाके में सक्रिय थे, अगर आप बता पाएँ? जी, ऐसा था कि पार्टी का एक टेक ढांचा था। वो टेक ढांचे में वो भिन्न भिन्न जगह पर थे अच्छा। वे लोग। जी तो मैं भी वहीं रहा। तो भिन्न भिन्न जगह पर रहते हुए पार्टी के लिए एक एक किस्म का टेक्निकल ढांचा खड़ा करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए फिर सन 1999 में जो श्याम महेश मुरली, पार्टी के 3 केंद्रीय कमेटी सदस्य थे, बहुत बड़े नेता थे, लीजेंडरी लीडर्स थे, उनकी हत्या होने के बाद फिर वो परिवार थोड़ा सा डगमगाया। क्योंकि उनसे बहुत निकटतम ताल्लुक़ थे उनके, बहुत गहरा लगाव था। तो परिवार को फिर थोड़ा सा बहुत बुरा लगा वो जो हत्या हुई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा टूट गए वो लोग। और फिर तब तक मैं निकल कर आया था परिवार से, और फिर मैं पार्टी में दूसरी जिम्मेदारी में चला गया था। फिर उनका समाचार केवल मैंने पेपर में पढ़ा, और उसके बाद फिर मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके साथ में संपर्क नहीं किया किसी नहीं। ने। अच्छा, क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है, उसके आधार पर लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी, और क्या वो संगठन में रहते हुए पढ़ाई हुई है आपकी? संगठन में रहते हुए पढ़ाई हुई, मैंने अपनी ओर से भी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी। जंगलों में आने के बाद भी मैं लगातार पढ़ना पसंद करता हूँ, चीज़ों को समझना पसंद करता हूँ, और गहराई से समझना पसंद करता हूँ। इसलिए फिर मुझे एक हॉबी है, इंटरेस्ट है, चीज़ों को पढ़ना, जानना, समझना और गहराई तक जाना, तह तक जाना। तो उसके लिए मैं लगातार कोशिश करते रहता हूँ। तो वो कोशिशों का फल है कि फिर मुझे थोड़ी भाषा पर पकड़ अच्छी बनती है। और साथ ही ऐसा है कि मतलब मेरी मेमोरी जो है कुछ हद तक, अब मैं झूठ नहीं कहूँगा, कुछ शायद हंसेंगे भी, फोटोग्राफिक मेमोरी है थोड़ी मेरी। तो अब तो थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन एक समय वैसी थी कि मुझे चीज़ें जब मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद 2 घंटे के बाद मैं जब रिमाइंड करता था तो मुझे वो साफ दिखाई देती थी आँखों के। तो कभी कभार मैं लिखता था, तो फिर कहीं से कॉपी किए क्या करके इस तरह से बात आती। तो एक समय हमारे हिस्ट्री के हमारे टीचर ने फिर मेरा आंसर शीट देखने के बाद, ये आपने कॉपी करके लिखा होगा करके कहा। तो फिर मैंने कहा नहीं, तुम इतना कैसे लिख सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप देखिए। तो फिर उन्होंने वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पैराग्राफ दिया, एक पन्ना, अच्छा। एक 10-15 लाइन का, जी और उसे पढ़ने के लिए कहा। मुझे 10-15 मिनट दिए उन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने उसे पढ़ के एक 10 मिनट लिया, और उसके बाद उसी तरह लिख दिया। तो फिर वो भी आश्चर्य रह गए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ऐसा, मतलब एक समय था, लेकिन अब उसमें फिर ये जिम्मेदारी में जाने के बाद कुछ और चीज़ें बदली गई ऐसा।
जी, तो मतलब आपकी जो पढ़ाई हुई संगठन के अंदर हुई, आपने खुद ही जो है सेल्फ स्टडी करके आपने अपना ज्ञान जो है वो अर्जित किया। कॉलेज में भी पढ़ाई हुई मेरी। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाई हुई है, कहाँ पर? ये मैं बॉम्बे में भी पढ़ा हूँ। आप बॉम्बे। बॉम्बे में रह चुके हैं? बम्बई में रह किस समय? चुका 99 2000 2002 तक। बॉम्बे में आप क्या कर रहे थे? मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त आप संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये जो आपका कॉलेज का खर्चा था, ये सारा संगठन की तरफ से जा रहा था? संगठन की तरफ से ही जा रहा था। तो वहाँ आपने क्या पढ़ाई की कॉलेज की? जी, मैं तो साइंस पढ़ना चाहता था जी। और मेरा इंटरेस्ट भी दूसरी तरफ था, लेकिन फिर पार्टी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि साइंस के स्टूडेंट्स बहुत बिजी रहते हैं प्रयोगशाला में, उनके पास वक्त नहीं होता, वे संगठन से जुड़ने के लिए देखते नहीं, इसलिए फिर आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट्स के स्टूडेंट जो है थोड़े भिन्न भिन्न इंटरेस्ट रहते हैं, सोशल इंटरेस्ट रहते हैं, एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो फिर उस लिहाज से फिर मुझे मतलब ना चाहते हुए भी आर्ट्स की तरफ जाना पड़ा था। अच्छा। बस। जी। तो मतलब ये आपने बड़े क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते थे आपके बारे में, जब से आपकी ऑडियो आई, आपने हमसे बात की, रानू तिवारी जी से बात की आपने, और उसके बाद जो है लोग बहुत जानना चाहते थे आपके बारे में, तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बताया कि आप बॉम्बे में रह चुके हैं, बॉम्बे में रह के पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद बॉम्बे से आप वापस आ गए? हाँ, पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे से आप वापस आ गए? हम बॉम्बे बॉम्बे से फिर मैं कुछ समय के लिए नागपुर में भी रहा। जी। नागपुर में भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। तो कल अचानक ही जब मैं फ़ोन पर था, लाइन पर था, तो यहाँ पे गोंदिया में एक डीवाईएसपी है, राजेश करके कह रहे थे। तो फिर वो अचानक ही मुझे लगा कि किसी आपका या किसी और का मिस कॉल है, तो फिर वो बता रहे थे कि मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने अच्छा, कहा जैसे हमारी बात खत्म हुई फिर आपका फ़ोन वेटिंग में जा रहा था, तो आपकी उन्हीं से बात शायद हो रही थी? शायद उन्हीं से बात हो रही थी शायद। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं, शायद आप हमारी बात बुरी ख़त्म होने के बाद उनसे बात हो रही थी। तो फिर वो कह रहे थे, अभी मुझे उनका चेहरा वगैरह याद नहीं है, लेकिन मैंने पूछा फिर, तो मैं अभी डीवाईएसपी में हूँ, अभी यहाँ पे उस रैंक में। अब मुझे अच्छा, वो डीपीएसपी जो है वो आपके बैचमेट हैं? बैचमेट नहीं है वो, मतलब मेरे मेरे मतलब मेरे पढ़े हैं, हाँ, साथ में। मैं जब ऑर्गेनाइज करता था तो वहाँ पे रहते थे, तो प्रभावित थे। तो फिर वो कह रहे थे कि आपसे मिलने की बहुत हसरत थी, अच्छा। मिलना चाहते थे, आपसे कभी बात हुई नहीं। जी। तो इतने सालों के बाद फिर जब आपका कॉल लगा तो बहुत अच्छा लगा हमें जी। आपकी बात सुनकर, जी। जी। और मिलना चाहते हैं, इस तरह से बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनका परिचय पूछा, तो फिर अभी भी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है उनका चेहरा, लेकिन वो कह रहे थे। जी। यहाँ क्योंकि बाकी संगठन के लोग भी हैं, मुझे लगता है कि आप एक बार उनसे भी परिचय आपका कराना चाहिए। ये प्रताप दादा हैं, प्रताप दादा के हाथ में इस वक्त एक खरगोश है। दादी, ये खरगोश आप साथ लेके आए हो क्या? हाँ, साथ लेके आए। ये खरगोश आप ही का है? मिला ये, इसका माँ से बिछड़ गए थे। जी। ये तो इसको थोड़ा बड़ा करके छोड़ेंगे बोल के तो ये कब काहे से है आपके पास? ये मेरे पास 7 दिन हो रहे हैं, अभी 1 हफ्ता हो गया। प्रताप दादा, आपका असल नाम क्या है? आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आप थक गए, बहुत लंबा सफ़र आप करके आ रहे हैं, कुछ अपने बारे में अगर आप बता दें। मेरा असली नाम है काशीराम। काशीराम। काशीराम जी। बत्तुला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तेलंगाना। तेलंगाना। अ, जी। जगित्याल जिला है। जी। गांव सिंगाराव पेट है। अच्छा। जी। वहाँ से तो आप कितने साल की उम्र में आपने संगठन ज्वाइन कर लिया, मैं और आप अभी संगठन में क्या काम करते हैं? अभी 25 साल उम्र में मैं संगठन में शामिल हुआ। अभी 35 साल हो रहे पूरा। जी। टीडी काम कर रहा हूँ, टेक्निकल काम कर रहा हूँ, बंदूक तैयार करने जो का। बंदूक तैयार करना, बीजीएल तैयार, यूबीजीएल तैयार करना, इस हाँ, तरह तैयार की। जी। करना वही काम। जी। तो आपकी टेक्निकल टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जब सोनू दादा मुख्यधारा में आए तो उनके साथ चले गया, तो अब बहुत लोग बचे हैं क्या तकनीकी टीम में? हाँ, अभी वहाँ से तो डीके से पूरा आ गए हैं। जी। कुछ लोग बचे हैं, जी। बहुत कम बचे हैं अभी। जी। तो यहाँ यहाँ आप लोग की इस तरह की फैक्ट्री थी जो हथियार तैयार करने की? क्योंकि हमारे बस्तर के इलाके में तो बहुत सारी, खासतौर पर दक्षिण बस्तर में बहुत सारी है ना दादा, यहाँ भी इस तरह की फैक्ट्री थी? यहाँ वो सब फैक्ट्री नहीं लगा पाए हम जी। लोग। जी। जी। क्योंकि उस तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है स्थापित हुई, और बीजीएल को लेके बहुत उन्होंने काम किया, बहुत अच्छी, मतलब बड़े और पावरफुल बीजीएल जो है वहाँ तैयार किए गए थे। तो अच्छा, लेकिन आपके हाथ में संजू एक बार ये तस्वीर दिखाना कि आप एक परसेप्शन बनाते हैं जब आप किसी संगठन के बारे में लगातार सुनते हैं, उनके संगठन के लोगों के बारे में सुनते हैं कि नक्सली हैं, खूंखार होते हैं, हाथों में खतरनाक हथियार होते हैं,
एक तस्वीर ये भी है, प्रताप दादा हैं ये, हाथ में खरगोश का एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ही सुकून से बैठा है इनके एक हाथ में, और ये अपनी माँ से जुदा हो गया था तो आप इसे अब पाल रहे हैं अपने साथ। तो एक तस्वीर ये भी है, समझिए जब आप किसी संगठन को करीब से देखते हैं तो आप की विचार उसके प्रति जो होते हैं उसमें बदलाव आता है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। रानू दीदी आपसे बात करना चाहिए। आप अपना परिचय दे देंगे, आप कब से संगठन में हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं तो 20 साल हुआ था पार्टी के आने के बाद। क्या नाम है आपका, असल नाम क्या है और आप कहाँ से रहने वाले हैं? और गढ़चिरौली तरफ से आया है। 2008 में बदली हुआ था इधर। 8 में आप इस इलाके में आए थे, एमएमसी में आए थे आप? अच्छा। उनके बाद इधर दरेकसा एरिया में जिम्मेदार लिया है, फिर इधर काम किया है दरेकसा में। और आप कौन सी बंदूक लेके चलते हैं अपने साथ? अभी तो ये है इंसास। इंसास लेके चलते हैं। यहाँ इस इलाके में कभी इसको चलाने की जरूरत पड़ी क्या आपको, इस इलाके में? चलाना तो पड़ा ही है, पड़ेगा यार तभी। मतलब कभी आप ऐसे एनकाउंटर में फंसे हैं आप इस तरह के? ओ पुलिस कयो से आमना सामना हुआ कभी? ओ हुआ था, कई बार हुआ था। कई बार हुआ था। तो तो अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं आप लोग इतने साल बाद। मुझे लगता है कि ये कोई खबर की तरह अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूं तो ये बहुत गलत होगा। ये दरअसल हम एक दौर के अ, अंतिम पन्नों को हम जो है दर्ज होता देख रहे हैं। एक दौर, संघर्ष का दौर, जिसमें हजारों लोगों ने एक क्रांति के रूप में एक ये दौर संघर्ष का शुरू किया, और अब जो है वो लोग वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब इस संघर्ष के लिए, उनकी जो क्रांति थी उसके लिए बंदूकों की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जब आप लोग लौट रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हमारा सोनू दादा स्वतंत्र विराम दिए है, वो देने के बाद हमारा सरकार नहीं मान रहा है, इसलिए हमें सरकार के पास हथियार छोड़ना चाहते हैं। तो दादा आप का क्या नाम है, आपका क्या पद था, आपकी क्या जिम्मेदारी थी संगठन में? सर मेरा जिला कांकेर है, छत्तीसगढ़ में आता आप बस्तर से हो? मैं भी बस्तर से हूँ। मैं तो, हाँ, तो मैं तो जानता हूँ। कांकेर में कहाँ से हो आप? है। पोस्ट बांदे आता है, बांदे, हाँ। गांव है तिरलागढ़ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बांदे गया हूँ मैं, बहुत बार गया हूँ बांदे। हाँ हाँ जी। ठीक है। तो बांदे से आप आए, कब संगठन में आप जुड़े और कैसे यहाँ तक पहुँचे? 2007 में संगठन में जुड़े हैं, 2008 में एमएमसी में ट्रांसफर हो गया मैं। 2008 से आप यहीं हैं, इसी इलाके में हैं? किस किस इलाके में आपने यहाँ पे और क्या क्या पद संभाला? मैं ज़्यादातर दरेकस एरिया में था, इसी में भी मैं थोड़ा ऐसे यहाँ का सेक्रेटरी के रूप में मैं जिम्मेदार भूमिका निभाई यहाँ का। अच्छा, जी। तो अब क्योंकि आप लोग वापस लौट रहे हैं मुख्यधारा में, बहुत सालों से अपने घर से आप बातचीत आपकी नहीं हुई होगी, अब शायद आप अपने घर में बातचीत भी करें। कैसा ये एहसास है, मतलब कितना आसान था, कितना मुश्किल था ये फैसला लेना कि आप लोग को वापस जाना है मुख्यधारा में? तो अभी हमारा सोनू दादा ने जो दिया है स्टेटमेंट, तो हम भी उसी में सहमत हैं पूरा। तो आपको भी लगता है कि अब जो हथियारबंद संघर्ष को बंद करके हमें मुख्यधारा में जाना चाहिए और वहाँ रह करके अपनी लड़ाई जो है उसे जारी रखना चाहिए? तो और भी बाकी संगठन के लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे बहुत बड़ी संख्या में, और सबकी, हर व्यक्ति जो नक्सल संगठन में था उसकी एक कहानी है, वो संगठन में क्यों जुड़ा इसके पीछे एक कहानी होती है। और जब आप उस कहानी को करीब से जानेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक ऐसा सशस्त्र संघर्ष आखिर इतने सालों तक क्यों टिक पाया, क्यों इतने सालों तक सरकार इससे जूझती रही। सरकार ने ये भी कह दिया कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसके बावजूद एक वक्त था कि देश के 180 जिलों में ये संघर्ष जो है, ये नक्सल संगठन जो है वो सक्रिय था और बहुत ताकतवर था। हालांकि अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। लगातार फोर्स के दबाव के चलते नक्सल संगठन ने अपना सबसे बड़ा नुकसान झेला है, जिसको खुद नक्सल संगठन भी स्वीकार करता है। मैं अपने हर बात के साथ मैं चाहता हूं कि आनंद दादा, अगर उनकी असहमति हो तो आप मुझे जो है टोक सकते हैं किसी बात पे। तो क्योंकि वो लगातार जो दौर वो झेल रहे हैं दबाव को, उसका असर ये है
कि आज एमएमसी जोन के आनंद दादा और बाकी उनके साथी जो हैं वो फ़िलहाल मुख्यधारा में लौटने जा रहे हैं। इस वक्त हम बोरई टोला गांव के करीब हैं और यहाँ लगभग 4 से 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद जो है आनंद दादा की टीम यहाँ पहुँची और अब हम मुख्यधारा की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ फिर आप लोग जो आगे की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में आप लोग हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल हम जी जी आपको दुरुस्त करना चाहता बिल्कुल जी हूँ। दबाव के चलते एक एक पहलू है, जी केवल दबाव के चलते नहीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही है देश की, और कोई भी संघर्ष आगे बढ़ना है, आंदोलन आगे बढ़ना है, तो फिर उन परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए आंदोलन को आगे ले जाना होता है। परिस्थितियाँ काफ़ी आगे निकल जाती है और आंदोलन के मुद्दे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। ऐसे में फिर काफ़ी अंतर पड़ जाता है, तब फिर उस आंदोलन का अंत जो है वो समीप आना शुरू होता है। तो ऐसा एक गैप जो है, एक खाई जो है, एक कुछ हद तक बन रही थी। अब वक्त आ गया उसे पाटने का, और फिर उसके बाद एक नए रूप में हम संघर्ष को विराम नहीं दे रहे, हम हथियार रख रहे हैं। बस हथियार छोड़कर हम समाज में जाएंगे और समाज में जाकर संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जन आंदोलनों में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। और देखिए क्या हो रहा है आज देश दुनिया की परिस्थिति। चलिए हम तो हथियारबंद संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जहाँ हथियारबंद संघर्ष नहीं है, क्या वहाँ लोग चुप है? अपने मुद्दों के लिए तो लड़ ही रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, मुझे लगता है शायद 2-2.5 साल पहले पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया, फिर पूरा भागना पड़ा वहाँ से, है ना। फिर उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना को भी भागना पड़ा, और फिर नेपाल में क्या हुआ। तो देश दुनिया की परिस्थितियाँ इस रूप में बदल रही है। लोग चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, जीना चाहते हैं लोग। तो जीने की एक लड़ाई है, तो लोग लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन अब उसमें बस हथियार नहीं होंगे, लेकिन आप लोग की लड़ाई जो है ऐसा है कि आम जनता के लिए वो जारी रहेगी। लेकिन लड़ाई अब हथियारों के बिना होगी, लोकतांत्रिक दायरों के अंतर्गत होगी। मतलब हथियार जो है एक साधन है, उस पूरा साध्य नहीं है। जैसे मैंने अपने बयान में भी कहा, वो एक पूरा मतलब लड़ाई का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये साधन जो है कभी हमारे पास रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन हमें जनमत तैयार करना है। मतलब इस लड़ाई की ताकत, इस संघर्ष की ताकत ही जनता है। तो अब कभी कभार राजनीतिक नेताओं से ये बयान दिए जा रहे हैं कि वैचारिक रूप से इसका अंत हुआ है, ये आइडियोलॉजी जो है अब ख़त्म सी हो रही है, ये आइडियोलॉजी आगे नहीं बढ़ सकती, या ये नहीं जीत रही है। वास्तविकता वैसी नहीं है। ये अगर आइडियोलॉजी हमारी कमज़ोर होती तो फिर कुछ साल पहले, मतलब जैसे सरकार भी मान रही है और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, 181 जिलों में, पूरे भारतवर्ष में 181 जिलों में हम कैसे फैले थे और इतना बड़ा जनाधार कैसे क्रिएट हुआ था। और फिर किसके बल पर, मतलब आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी के बल पर नहीं तोड़ा गया है। आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी के बल पर तोड़ा जाता तो फिर परिस्थितियाँ भिन्न होती। ये सैनिकी ताकत के बल पर तोड़ा गया है, इसलिए ये आइडियोलॉजी की हार नहीं है, आइडियोलॉजी जीतेगी, क्योंकि आइडियोलॉजी जनता तैयार करती है, स्वीकारती है। इसलिए आइडियोलॉजी अचानक कहीं से उत्पन्न नहीं होती, वो ये समाज से ही उत्पन्न होती है। तो आइडियोलॉजी कोई आकाश से नहीं गिरती। तो ये बंदूक एक साधन है क्रांति का। तो एक समय इसकी प्रासंगिकता थी, अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म हुई है, लेकिन अब इसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। तो ये प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है, लेकिन अगर हम अब भी बंदूक लेकर लड़ेंगे तो फिर अंत हो जाएगा इस आंदोलन का। इसलिए नुकसान लगातार जो होते आ रहा है। इसलिए समाज में जाकर, क्योंकि क्रांति जनमत तैयार करने से होती है, केवल हथियार पकड़ने से और जनता को हथियार दिखाने से जनता आंदोलित नहीं होती। जनता में विचारों को ले जाना होता है। तो अब बंदूक ही जनता में जाने के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रही है, एक हमें रोक रही है। तो फिर इसको सीने से लगा कर तो नहीं रख सकते हम। हमें जाना है जनता में विचार लेकर जाना है। इसी को सीने से लगा कर रखेंगे तो फिर ये हमें जनता में जाने से रोकता है। तो फिर हम जनता में नहीं जा पाएंगे तो जनमत कैसे तैयार करेंगे, फिर जन आंदोलनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये साधन है, साध्य नहीं है। हमें जो साधना है वो साधने के लिए ही हम समाज के मुख्यधारा में फ़िलहाल आ रहे हैं। तो प्रक्रिया हम उस तरह से ले रहे हैं। संघर्ष जो है वो जारी रहेगा संघर्ष। और फिलहाल मैं आपको कुछ बता दूं कि अभी क्योंकि अब सभी कॉमरेड्स जो हैं
वो वापस जा रहे हैं, तो एक लंबा सफ़र तय करना है। वो लंबा सफ़र तय करते हुए, क्योंकि हमारे साथ प्रताप दादा भी हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं और अभी हमें और पैदल काफ़ी दूर चल के जाना है। और वहाँ एक गाड़ी, हमारी कुछ बाइक वहाँ रखी है, प्रताप दादा उसमें बैठ के चले जाएंगे और बाकी हम लोग पैदल ही फिर आगे जो है, जहाँ हमारी कार खड़ी वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ जब नेटवर्क आएगा तो हम एक वाहन से फिर जो है आगे का सफ़र करेंगे। तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं जी। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैं, अगर मेरा संजू फ़ोन आप दे पाओ तो। हाँ जी, मैं कराता हूँ ये। मैं कैमरे ऑन कैमरा ही कराता हूँ। ये मेरे साथी हैं सज्जू राव। ये जगदलपुर से ही हैं। ये मूल रूप से अंडमान निकोबार से हैं, ये ऐसा बताते हैं। हाँ 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 पापा, सोमपेटा। अच्छा। हाँ, तो ये वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल बस्तर में ही सेटल्ड हैं। कैसे अंडमान से? अच्छा, वहाँ पसंद कर लिया। हाँ। अरे फिर कभी जाना हुआ अंडमान आपका? ऐसा। तो ये सज्जू राव हैं हमारे साथी हैं, और हमारे साथ जितने भी आप रिपोर्टिंग देखते होंगे उसमें हमारे कैमरे के पीछे होते हैं तो कई बार दिखाई नहीं देते। पीछे सौरभ नज़र आएंगे। सौरभ हमारे सारथी हैं, सौरभ की ही गाड़ी चलाते हैं, उन्हीं की गाड़ी में जो है हम आए हैं। ये दादा ने हमें ये दादा यहीं के हैं, गाइड हैं। दादा, आप, मेरे से लगता है कैमरे के सामने आपको ना ठीक नहीं होगा, तो संजू इनका ये फ्रेम काट देना, दादा का कैमरा मैन साथ ठीक नहीं होगा। तो यहाँ हमें यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी जो है दादा ने निभाई है। तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार वहाँ जी। उसी बात के लिए परेशान हो रहा था जब आपने कहा कि हम यहाँ आए हैं लेकिन कोई गाइड नहीं है, तो फिर आपको बुलाए कहाँ, कैसे, मतलब जगह क्या दे, तो फिर इसलिए फिर हम ही थोड़ी तकलीफ उठाते हैं, जहमत उठाते हैं और इतनी दूर चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत लंबा सफ़र तय किया, क्योंकि कल जब हमारी बात हुई थी तो आप बहुत दूसरी जगह पे थे जी। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हें अंधेरा होने से पहले किसी सुरक्षित स्थल पे पहुंचना है। फ़िलहाल मेरे पास